हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करने थे। अगर कहीं पे आपसे कोई हुई हो चूक तो उसे ज़रूर सुधार लीजिएगा। आइए देखते हैं नीट केमिकल काइनेटिक्स कैसे सॉल्व करना था पेपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है, फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में एक रिएक्शन दिया गया है और पूछा गया है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इतना है तो हाइड्रोजन के लिए कितना होगा। तो आपको याद होगा कि -1/3 डी हाइड्रोजन चेंज डिवाइड बाई डी टी बराबर होता है 1/2 डी अमोनिया डिवाइड बाई डी टी, है ना बेटा। अगर हमें ये निकालना है तो हम इस 3 को इधर ले आएंगे तो हमारा -d हाइड्रोजन बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 टाइम्स, और इसका वैल्यू दिया गया है 0.001। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा B। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, B होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, मुझे पता है आप लोगों ने अच्छे से पेपर दिया है। देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दिया गया है 0.01 मोलर इज फाउंड टू बी 2 × 10⁻⁵ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। तो देखो बेटा क्या करना है आपको, हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693/k, लेकिन इसके लिए k की रिक्वायरमेंट होगी। तो k निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ होता है k × इनिशियल कंसंट्रेशन। रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है आपको 2 × 10⁻⁵ इक्वल टू के। ए की जगह पे देखो इनिशियल कंसंट्रेशन रखा गया 0.01, इसे आप 10⁻⁻2 भी रख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये के का वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻3। अब बेटा ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख दीजिए और आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो ये H2I2 और ट्वाइस HI दिया गया है, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में माइनस साइन होना ज़रूरी है और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आपको प्लस साइन होना चाहिए, और जो भी स्टोइकियोमेट्री है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो आंसर होना चाहिए फर्स्ट। वेरी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दिया गया है और उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी गई हैं और हमें रेट लॉ फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हम कैसे किया करते हैं कि यहाँ पर देखो ए का कंसंट्रेशन और ए का कंसंट्रेशन मान लेते हैं यहाँ कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में जब बी को चेंज किया, जब बी को डबल किया तो यहाँ देखो यहाँ पर रेट भी डबल हो जा रही है। रेट भी डबल मतलब कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट डबल हो रही है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर हो गई 1। दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर ये B कांस्टेंट है, B क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन A आपने डबल किया। जब आपने A डबल किया तो रेट में तो कोई चेंज नहीं आया। देखो ध्यान से, रेट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गई 0। तो आपका रेट लॉ क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू के A की पावर 0 B की पावर 1, मतलब हम इसको लिख सकते हैं RK B की पावर 1, मतलब आपका आंसर होना चाहिए ये वाला। गॉट इट, क्योंकि ये B2 था तो B2 लगा देंगे हर जगह पे और हमारा आंसर बन जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैकेनिज्म का। स्लोएस्ट स्टेप से हम पता करेंगे रेट लॉ को, तो रेट लॉ बराबर हो जाएगा K और यहाँ पर लिखा हुआ है X और यहाँ लिखेंगे हम दूसरा रिएक्टेंट, यहाँ पर है Y2, लेकिन हमारी मेन रिएक्शन में Y2 तो है लेकिन X2 है और X नहीं है, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए हम फास्ट रिएक्शन का यूज़ करेंगे इसका, और इसका इक्विलिब्रियम लिख देंगे। तो यहाँ पर K इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा, X का स्क्वायर डिवाइड बाय X2 हो जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये √K इक्विलिब्रियम √X2 आ जाएगा इक्वल टू X का वैल्यू। यही X का वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो देखो ये वैल्यू कुछ R इज इक्वल टू K, ये आ जाएगी K इक्विलिब्रियम इंटू X2 की पावर 1/2 और ये आ जाएगा Y2। अब ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे तो ये 1/2 और ये 1 मतलब 1.5, तो आंसर आना चाहिए C। इसी तरह से देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर रिएक्शन, एक रिएक्शन को कंसीडर कर लीजिए व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B अलोन वाज डबल, मतलब जब हम एक रिएक्शन है
और हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या पूछा गया है, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट निकालने के लिए पहले ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए तो मान लेते हैं कि R इज इक्वल टू के ए और B ऐसा कुछ है, इसका पावर x मान लेते हैं, इसका पावर y, और x और y फाइंड करते हैं। तो अब वो बोल रहा है कि अगर हम when the concentration of B alone was double, सिर्फ B के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, the half life did not change। अगर मैं B के कंसंट्रेशन को डबल करता हूं और हाफ लाइफ चेंज नहीं होती है, तो ऐसा कब होगा, जब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। कौन सी रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो बी के रिस्पेक्ट में ये वाई की जो वैल्यू है ये 1 आ गई। सिमिलरली आगे का डाटा दे रहा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज अलोन वाज डबल, मतलब सिर्फ ए को डबल करें। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है रेट इंक्रीज हो जाए। मतलब अगर हम ए के कंसंट्रेशन को डबल कर दें, 2 गुना कर दें, तो रेट भी 2 गुना हो जाए। ऐसा कब होगा, जब इसकी भी पावर 1 हो, मतलब x की भी वैल्यू 1 हो, मतलब b के रिस्पेक्ट में भी 1 और a के रिस्पेक्ट में भी 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल ऑर्डर हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऑर्डर अगर 2 हो जाएगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, लीटर मोल इनवर्स सेकंड, ये आ जाएगी। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, रिएक्शन रेट आपको दिया हुआ है, एक रेट इज इक्वल टू के ए की पावर n और b की पावर m, ऐसा दे दिया गया है। अब वो बोल रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल, मतलब a के कंसंट्रेशन को डबल कर दें, तो मान लीजिए a का कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं और b का कंसंट्रेशन हाफ कर देते हैं, द रेशियो ऑफ द न्यू रेट। तो मान लेते हैं पुरानी वाली रेट R1 है और बाद वाली रेट R2 हो गई है k की वजह से। इसको हमने कर दिया डबल और इसका पावर n चल ही रहा है, और इसको कर दिया हमने आधा, इसको हमने कर दिया आधा, हाफ बोला है ना, तो हाफ कर दीजिए और ये हो गया। ऐसा कर देंगे। अब R2 बाय R1 का आपको रेशो लेना है, तो जैसे आप R2 बाय R1 का रेशो लेंगे तो ये k 2 की पावर 2a की पावर m डिवाइडेड बाय k a की पावर m इंटू यहाँ पर आएगा हाफ b की पावर n डिवाइडेड बाय आएगी b की पावर n m, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, ओके, यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, ओके। नाउ देखो ये k से k तो कट जाएगा, ये a से a काट दीजिए, b से b काट दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर n डिवाइड में, यहाँ पर देखो यहाँ पे बचेगा डिवाइड में 2 की पावर m, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस m, ये आ जाएगा ऑर्डर। तो मतलब ये बनेगी आपकी आंसर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है भैया, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है, k इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 दिया है। देन क्या पूछा गया है, आगे देखो, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिस्पेक्टिवली। तो एक बात समझो, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है। अब आप याद करो, रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिफरेंशियल रेट लॉ से। तो अमोनिया के प्रिपरेशन का इक्वेशन क्या था, नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिसअपीयरेंस की रेट निकालनी है, तो हम ऐसा लिख सकते थे ना कि रेट बराबर होती है माइनस डी नाइट्रोजन डिवाइड बाय डी टी, जबकि इक्वल टू माइनस 1/3 डी हाइड्रोजन डिवाइड बाय डी टी। अब बताओ, ये वैल्यू ही डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन है जो आर के इक्वल है, और आर किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो इसका मतलब माइनस डी नाइट्रोजन बाय डी टी की वैल्यू के की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, और जो वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 के बराबर है। सिमिलरली डी हाइड्रोजन, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू होगा ये वैल्यू होगी, और इस 3 को इधर लाओगे तो 3r हो जाएगा, इसको अपन 3k लिख देते हैं। 3k लिखा तो 3 इंटू
2 इंटू 10⁻⁻⁴, इट मीन 6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आंसर आपका सी में मैच होता नजर आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन दिया है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट, है ना। तो देखो ये इससे सबसे पहली बात यहां पर रेट कांस्टेंट की यूनिट देख लो। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर, मतलब रेट की यूनिट के बराबर है, मतलब इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अभी किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जानते हैं कि देखो हमारे पास मान लो ए से बी बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ए खर्च होगा उतना ही तो बी बनेगा। भाई रिएक्शन तो यही बता रही है कि 1 मोल अगर ये खर्च होता है तो ये 1 मोल बनता है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम जानते हैं कि ए नॉट माइनस ए टी इज डायरेक्टली इक्वल टू होता है के टी। अब यही तो आपका क्या है, जो आपका डिफरेंस है वही तो आपका यहाँ पर बना, ये खर्च हुआ है, और यही आपका बी बनेगा। ये ए का खर्च हुआ पार्ट है, इनिशियल इतना था और फाइनल इतना है, तो ये डिफरेंस जो है ये खर्च हुआ। तो अगर ये इतना खर्च हुआ तो ये किसके बराबर है? के टी के। तो यहां से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो के का वैल्यू कितना है? 0.6 इंटू 10⁻⁻3। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है, टाइम इनिशियल कंसेंट टाइम हो गया 20 मिनट, 20 मिनट के बाद तो इंटू 20 मिनट। अब यहां पे देखो ये 20 मिनट है, लेकिन ये तो सेकंड में है, तो इसे सेकंड में बदल देना। बदल दोगे ना बच्चे? बदल देना। तो यहाँ पे ये लगभग 0.72 मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। कैलकुलेट कर लो, 6 2 12, 12 6 72 बन रहा है ये, तो अप्रॉक्सीमेशन में ऐसे यही सही आंसर है। चलो बेटा, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, 10 डिग्री सेल्सियस रेज हुआ है टेम्परेचर, और रेट इज डबल है, रेट डबल हुई है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू, तो ये किसका है? टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। तो हमें पता है ना, रेट 2 बाय रेट 1 इज इक्वल टू होता होगा ना म्यू चेंज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। ऐसा कर दें तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू डबल हो रहा है, तो ये 2 लगा दो, और ये 100 से 10 माइनस करके 10 लिख दो, तो ये 90/10 मतलब 9 टाइम हो गया। तो 2 की पावर 9 टाइम सॉल्व कर लो, तो आई होप कि 512 आ जाना चाहिए। आ गया। चलो अगला देखते हैं ना बेटा। द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टन रिएक्शन, एक हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज 1 आवर, मतलब टी हाफ दिया हुआ है बेटा 1 आवर, ठीक है। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए इज 2 मोल पर लीटर, मतलब इतना इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे डैश 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 आर डज इट टेक फॉर इस कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.5 मोलर टू, कितना समय लगेगा, ये टाइम पूछ रहा है। ओके सर जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वाओ कितनी अच्छी बात है। मतलब ये जो हाफ लाइफ टाइम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। तो ठीक है सर, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ए नॉट बाय 2k। इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू थी 2 डिवाइड बाय 2k। अब यहां पे हाफ लाइफ रख के k निकाल लो, k बराबर हो जाएगा 2/2, तो कट गया 1/t हाफ, 1/t हाफ 1/1, मतलब k की वैल्यू 1 आ गई। अब आप क्या करो, यहां से यहां के लिए कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो हमें ये पता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ से कि a नॉट माइनस ए टी बराबर होता है के टी। अब a नॉट कितना है इसका 0.5, माइनस फाइनल कितना पहुंचाना है 0.25, इक्वल टू के की वैल्यू अभी निकाली ना बेटा, के की वैल्यू 1, तो इंटू टी टाइम कितना लगेगा, दोनों का डिफरेंस 0.25। वाह कितना इजी सवाल है सर। ऐसे सवाल नीट में आते भी हैं क्या? अरे सर बिल्कुल आते हैं, आप कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं। बट आपको प्रैक्टिस करते जाना है, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है लाइफ में ये सब चीज़ें अभी तो पहली बार ही सीख रहे हो, 3-4 बार 5 बार करोगे तो ईजी लगेगा। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, ठीक है सर, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, देखो हाफ लाइफ पीरियड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके लिए, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। बेटा हाफ लाइफ अगर इनिशियल कंसंट्रेशन के डबल है और आप इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी, हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी। वेरी गुड, शाबाश। चलो अभी आपने अच्छा ही दिया होगा पेपर, है ना। अभी क्या बोला है, एक रिएक्शन दे दिए ए से बी, द अबाउ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है सर, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 50 मिनट। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना है सर जी, 50 मिनट है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूस टू 1/4। अभी बेटा जो आपने एक क्वेश्चन पहले ऐसा ही सवाल किया है, आप क्या करो, इससे के निकाल लो। के बराबर कितना होता है, A/2K होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 है, A/T हाफ लिखना है, T हाफ लिखेंगे, और ये 2 इंटू हाफ हो गया 50, मतलब ये K की वैल्यू आ गई 1/100। अब आप क्या करेंगे, अब आप A0 माइनस AT बराबर KT यहाँ रख देंगे। A0 की वैल्यू 1 रख दीजिए, AT आपका फाइनल 1/4 हो गया उसका, इक्वल टू 1/100 हो गया, इंटू टाइम आपको निकालना है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300/4 आएगा, मतलब 75 मिनट। या ये जो भी आंसर है कैलकुलेट कर लेंगे आप, आई थिंक, है ना। फॉर अ रिएक्शन ए से टी बी सी हाफ, देखो क्या लिखा है बेटा, बहुत ही अच्छी बात लिखी कि एक रिएक्शन है, हाफ लाइफ आर 100 सेकंड एंड 50 सेकंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज दिस, दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे। अरे भाई तो ऐसा करो कि टी हाफ जो होता है ना, टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1 माइनस एन से। किसके, 1 माइनस एन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास दो हाफ लाइफ है, पहली वाली हाफ लाइफ है 100, दूसरी वाली हाफ लाइफ है 50। पहले वाले का कंसंट्रेशन है 0.5, दूसरे वाले का कंसंट्रेशन है 1, दोनों की पावर हो गई 1 माइनस एन। ठीक है, यहां से देखो इसको हटा देते हैं, ये हो गया बेटा 2, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं तो ये हो गया 1/2, मतलब ये 2 हो गया, इक्वल टू हो गया 1/2 की पावर 1 माइनस एन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 बराबर 2 की पावर n माइनस 1, ऐसा पावर उल्टी कर दी, इस पावर को ऊपर लाए तो ये 1 हो गया। अब बता पावर, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो n माइनस 1 बराबर 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। वाओ, कितनी अच्छी इजी है ना। टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस n होता है ना। अभी यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था डेल्टा एच बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाली माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड वाली। देखो ध्यान से, अब वो बोल रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब ये चीज तो पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बेटा ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये वैल्यू बड़ी होगी इससे, है ना, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए, तभी तो पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बड़ी सी वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तब तो ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बड़ी है डेल्टा एच से, इससे बड़ा है ये, तभी ये पॉजिटिव आ सकता है, मतलब ये मोर देन डेल्टा एच होना चाहिए। अब देखो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या बदलता है, कैटलिस्ट को डालेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर देगा, कम कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी। कितना इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी हमने देखा है, आपको याद होगा के बराबर क्या था, ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसे अगर हम लॉग ले लेंगे तो नेचुरल लॉग लेंगे तो बेटा ये एल एन के बराबर आ रहा था माइनस ई ए बाय आर टी प्लस एल एन ए आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करा था, एल एन के वर्सेज 1/t, एल एन के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। अरे बाबू ये रहा आंसर। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अरे व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, बेटा अगर when the temperature is raised from 300 Kelvin to the rate constant डबल कर दिया, ठीक है सर, log K2 by K1 is equal to activation energy divided by 2.303 R 1 by
300 माइनस 1/400। अब वो बोल रहा है कि फॉर इट्स रेट कांस्टेंट डबल, ये डबल हो गया है, मतलब ये कहने का है कि K2 जो है वो ट्वाइस द K1 है, K2 जो है वो ट्वाइस द K1 है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, लॉग ट्वाइस K1/K1 ऐसे लगाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2.303 और इसको कर देंगे 400 माइनस 300 डिवाइड बाय 300 इंटू 400 और इसे सॉल्व कर लेंगे, दोनों log 2 की वैल्यू आ जाएगी और इसे पूरा सॉल्व करके एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेना। आई थिंक आंसर डी आना चाहिए, करके कैलकुलेट करके देख लेना आप एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोलाइजन थ्योरी, ये ZAB क्या है, ये क्या बताता है, कोलाइजन्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, कोलाइजन की फ्रीक्वेंसी। ZAB क्या है, कोलाइजन की फ्रीक्वेंसी है, जो रिएक्टेंट है उनकी कोलाइजन की फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ कोलाइजन्स हैं ये। अब यहाँ देखो ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये क्या है ध्यान से देखो यहाँ पे, ये log K वर्सेस 1/T का ग्राफ है, log K वर्सेस 1/T का ग्राफ है। तो एग्जैक्टली ये ग्राफ सारे नेगेटिव स्लोप वाले होने चाहिए, तो सारे के सारे ग्राफ देखो स्लोप दिख रहे हैं। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। देखो स्लोप सबसे बड़ा, भाई ऐसा गया तो स्लोप कम है और सीधे ऐसे ऊपर से आया तो स्लोप ज़्यादा है, भाई एंगल ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा स्लोप आपको C का दिखाई देगा, फिर उससे कम स्लोप आपको A का दिखाई देगा और उससे कम स्लोप आपको D का दिखाई देगा और सबसे कम स्लोप कौन सी लाइन का, B का है। तो आंसर क्या आना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, CADB, है ना। इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है सर जी। ये क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। तो ये तो एक इक्वेशन K बराबर क्या होता है, A e⁻−EA/RT, इस इक्वेशन की मदद से आप इसको देख लो। तो एक्टिवेशन एनर्जी K क्या है भाई, रेट K क्या है, रेट कांस्टेंट है, K क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो अभी क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर आप इधर जा रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है तो K कम होता जा रहा है। तो भाई ये ग्राफ तो बिल्कुल सही है, ये ग्राफ तो नहीं ग्राफ पहले तो ग्राफ, ये ग्राफ तो बिल्कुल सही है ना। जैसे जैसे देखो, क्यों, हमें पता है ना कि अगर हमारा ये ऐसा होता है, रेट ऐसा नीचे आता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव साइन है देखो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे से। और दूसरा यहाँ पर ये टेम्परेचर जो है ये ऐसे नहीं आना चाहिए था, ग्राफ आना चाहिए था ऐसे कुछ एक्सपोनेंशियली इस तरह से आना चाहिए था। तो ये सेकंड ग्राफ गलत है, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इस इक्वेशन से आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द गैस एट द सरफेस, देखो किसी भी मेटल की सरफेस पे जब गैसेज के मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, एड्जॉर्ब कर जाते हैं, क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो साइट्स अवेलेबल है ये इस पर ही डिपेंड करता है ना, यहाँ पर इस कंसंट्रेशन पे नहीं, इसकी साइट्स कितनी अवेलेबल है इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए पी, बाबू क्या दिया है, हाँ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ दिया है। ओके सर, टी हाफ दिया है, कितना है सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू होता है 0.693/K। तो यहाँ से अपन K निकाल सकते हैं, तो K बराबर हो गया 0.693। K की वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे 0.693/T हाफ, T हाफ हो गया 10 डेज। नाउ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 1/4, ठीक है सर। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो T बराबर होता है 2.303/K लॉग, पहले 1 था, अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/4 कन्वर्जन, 1/4 कन्वर्जन हो गया। तो बचा कितना, 1 - 1/4, 1/4 कन्वर्ट हो गया, तो 1 - 1/4 बचा, रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, मतलब 1/3/4, ऐसा कर दो। अब ये K की वैल्यू जो है ना, यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2.303 लॉग 2/10, ये यहाँ रख दो। तो टाइम कितना लगेगा, 2.303 डिवाइडेड बाय 2.303 लॉग 2/10, यहाँ 10 आ जाएगा ऊपर, लॉग 3/4, तो लॉग इसको लिख देंगे लॉग 4/3, ये दोनों कट गए,
ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। ये जो वैल्यू सॉल्व करोगे तो आई थिंक इसका आंसर जो है ना अप्रॉक्सीमेटली ये 4.1 के आसपास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये log 2 की वैल्यू 0.3 रखना और इन सब की वैल्यू रखना है, तो ये जो भी है वैल्यूज आपस में सॉल्व हो जाएंगी और कर लेना इसे सॉल्व। इफ 50% ऑफ रिएक्शन अकर्स इन 100 सेकंड, 50% रिएक्शन होने में, मतलब ये टी हाफ दिया हुआ है। टी हाफ कितना दिया है बेटा? 100 सेकंड, टी हाफ 100 सेकंड, एंड 75% होने में 200 सेकंड। ठीक है, मतलब ये 100 से, समझना बात, 100 से 50 तक जाने के लिए ले रही है 100 सेकंड, 100 सेकंड, और 75% कंप्लीट मतलब 25 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ले रही है 200 सेकंड, 200 सेकंड, मतलब ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी 100 सेकंड ही ले रही होगी। अब देखो ये हाफ लाइफ टाइम है यहाँ से यहाँ का, और ये यहाँ से यहाँ का हाफ लाइफ टाइम है। अब ये भी सेम है और ये भी सेम है, मतलब हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट है। हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कौन से ऑर्डर के रिएक्शन के लिए? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ कोलाइजन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? तो देखो कोलाइजन थ्योरी में टेम्परेचर का इफेक्ट भी लिया जाता है, भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन, मतलब सही ओरिएंटेशन से आना चाहिए, है ना, और वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट एट द पॉइंट ऑफ कोलाइजन, जब वो टकराते हैं तो क्या वेलोसिटी है, किस तरह से टकरा रहे, एक्टिवेशन एनर्जी की बात आ रही है ना, एक्टिवेशन एनर्जी उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। आपको याद होगा वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ हम बनाते थे इसके लिए, तो इसका मतलब ये ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर, सभी पे डिपेंड कर रहा है। द फर्स्ट ऑर्डर हैज अ रेट कांस्टेंट, एक रेट कांस्टेंट दिया गया है, देखो सेकंड इनवर्स है, रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 40 ग्राम रिएक्टेंट टू, तो देखो क्या करना, आप रेट कांस्टेंट दिया है तो टी हाफ कैलकुलेट कर लो। टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 log 2 बाय के का वैल्यू, के का वैल्यू कितना है? 2.303 इंटू 10 की पावर -3। ये दोनों कट गए, ये ऊपर आ गया 1000 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो लगभग लगभग कितना हो गया? ये 300 अप्रॉक्स, है ना, टी हाफ इसका 300 है। अब देखो 40 ग्राम से 20 ग्राम जाने के लिए आपको लगभग लगभग 300 मिनट लगेंगे, और 20 ग्राम से 10 ग्राम जाने के लिए फर्दर 300 लगेंगे, मतलब आंसर अप्रॉक्सीमेट 600 के आसपास आएगा। तो ये 600 के आसपास वाला आंसर आप लगा दीजिए, यही आंसर है इसका। वाओ, क्या है भैया? करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो आपको पता होगा ना कि हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नॉट के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नॉट। यस, यही तो आंसर है, यही आंसर है सर। हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करेगी? दोनों की अलग अलग है कंसंट्रेशन से। ओके, नाउ ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, चाहो तो इसके लिए आप इनिशियल रेट मेथड लगाओ, सबके बीच का रेशो वेशो बना के लगाओ, नहीं तो डायरेक्ट करना चाहते हो तो वो भी मेथड है। देखो मेरी बात समझो, ये दोनों कांस्टेंट है यहाँ पर, और इन दोनों को मैंने बदला, जब मैंने इन दोनों को बदला तो ये डबल हुआ, तो यहाँ पे देखो रेट भी 4 गुना हो गई, रेट कैसी हो गई? 4 गुना हो गई, मतलब बी के लेवल में जब मैं कंसंट्रेशन डबल करता हूँ रेट 4 गुना होती है, मतलब इसकी ऑर्डर है 2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी आई? 2 आ गई। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पर देखो कहीं भी हमें दो कंसंट्रेशन, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर 0.1, यह भी 0.1 है, मतलब ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, और ये डबल हो गया है, ये डबल हो गया है। जब ये डबल हो गया तो यहाँ पे देखो ये 6 और ये 12 दिख रहा है, 6 2 12, मतलब ये डबल हो गई यहाँ पे रेट। मतलब जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर रहा हूँ तो रेट भी डबल हो जा रही है। जब रेट डबल हो जा रही है तो इसका मतलब ए की पावर 1 है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये इसका रेट लॉ बन गया, रेट काइनेटिक्स बन गई। अब यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए? देखो जरा ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या बदल रहा है बेटा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बदल रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर सिर्फ आप कंसंट्रेशन किसका डालना चाहते हो? आप यहाँ पे कंसंट्रेशन डालना चाहते हो ए का, तो आप कोई भी देखो यहाँ से देखते हैं, ये 0.1 था, मान लो ये वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ रखना चाहता हूँ, ऐसा क्या रखूँ कि यहाँ पर देखो
यहाँ पे ऐसा पहले हमें रेट सॉरी यहाँ पर हमें क्या करेंगे कि बी का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये 2.2 है, ये भी 0.2 है, तो ये हो गया कांस्टेंट, ये 0.1 है। और यहाँ पर क्या चेंज करें, यहाँ पर ऐसा क्या चेंज करें, तो देखो ये 2.4 से 7.2 हो गई, मतलब क्या हुआ 2.4 से 7.2 हो गई, मतलब ये 3 गुना हो गया। और ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन भी तो 3 गुना करना पड़ेगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और रेट को आपको 3 गुना करना है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3, मतलब पहला ऑप्शन तो 0.3 होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरा केस आप क्या करेंगे, दूसरे केस में आपको ये y की वैल्यू लेनी है, तो आप इसको कांस्टेंट रखना चाहिए। तो ये देखो अब ये 0.3 और ये 0.3 मिल गया हमें, ये हो गया कांस्टेंट। अब मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या कंसंट्रेशन रखूं कि यहां पर देखो रेट क्या हो रही है, ये रेट क्या हो रही है 7.2 से 4 गुना हो रही है। तो आप जब इसका कंसंट्रेशन डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे, तभी तो ये 4 गुना होगा। मतलब इसका कंसंट्रेशन इसका 2 गुना करना है, मतलब ये 0.4 करना पड़ेगा, तब जाके ये रेट 4 गुना हो पाएगी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0.3, 0.4। ऐसे आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड लेके भी कर सकते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, rate constant for a first order reaction is this: the time required to reduce 2 ग्राम of the reactant। तो आप बेटा क्या कर लो, पहले रेट कांस्टेंट तो के दिया ही है, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। तो आपको क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के तो दिया ही है, रेट कांस्टेंट तो दिया ही है। लॉग आपको 2 से ले जाना है उसको कहाँ तक, 0.2 तक। 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट 2.2 ग्राम, 2 से लेके 0.2 तक ले जाना है। के का वैल्यू यहाँ रख दो, के का वैल्यू कितना है 4.606 इंटू 10 की पावर 3। ये तो बेला कट गया, ये ऊपर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। t इज इक्वल टू 10 की पावर -3, ये इससे कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू होता है, ठीक है 1 इंटू 1 आ गया ये। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 की पावर -t लग गया, t की पावर -3। तो सही तो है ना भैया, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही काइनेटिक्स है ना। तो 4 रेट कांस्टेंट तो दिया है इसने, रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपने इतना रख दिया 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3, सही है। अच्छा यहाँ 2 भी तो आएगा, ये 2 टाइम्स भी तो गया था, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड बाय 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर क्या है, मेरे ख्याल से यहाँ पे -3 आना चाहिए, तभी ये ऊपर जाएगा और ये 1000 हो पाएगा। ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा 500। तो यहाँ पे देख लेना एक बार, 10 की पावर -3 आना चाहिए था, ठीक है 500 सेकंड, ठीक है सर। अब देखते हैं इसको, ए की प्रॉब्लम क्या है, ए से बना 2b से बना c, ठीक है सर। मान लो ये इनिशियल कंसंट्रेशन इसका P0 है, तो बेटा ये शुरुआत में 0 और ये 0 रहा होगा। अब मान लेते हैं बेटा ये P0 से चला गया 8, ये तुम्हारा फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये बेटा 2x बना होगा और ये बेटा x बना होगा इसका प्रेशर, ऐसा मान लें। अभी ये सब मिला के टोटल प्रेशर कितना हो गया, PT बराबर P0 माइनस x प्लस 2x प्लस x, x से x कैंसिल कर दीजिए, तो PT का वैल्यू कितना आएगा, P0 प्लस 2x इतना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PT माइनस P0 बाय 2, ऐसा आएगा क्या ये, जी सर। अब यहाँ से ये x का वैल्यू उठाकर यहाँ रखना है, क्यों रखना है, हम रेशो क्या लेंगे, इसका और इसका, फाइनल इसी का तो लिया जाता है। तो हमारे पास ये P0 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, P0 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा देखो P0 माइनस एक्स की जगह पे ये रख देते हैं, ये आएगा PT माइनस P0 डिवाइड बाय 2,
ऐसे आएगा ये। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये 2p0 में से एक p0 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा p0 माइनस पी टी डिवाइड बाई 2। कुछ ऐसा ये आना चाहिए, यस कि नो। अब ये वैल्यू क्या करनी है आपको, उठाकर, ये वैल्यू उठाकर कहाँ रखनी है। अच्छा ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 3p0 हो जाएगा। 3p0 बाय 3p0 माइनस पी टी, ये ऐसा आएगा बेटा, 3p0 माइनस पी टी बाई 2। अब ये तुम्हारी वैल्यू हो गई इसकी और ये हो गई इसकी वैल्यू। अब आपको क्या करना है, याद है ना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k बराबर होता है 2.303 बाई टी लॉग आपका p0 डिवाइडेड बाय वो हो गया p0 माइनस एक्स फाइनल वाला, राइट। अब इस p0 एक्स की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट की, वो कितनी आ रही है 3p0 माइनस पी टी, और वो डिवाइड में 2 है, वो ऊपर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, देखो गॉट इट, आया समझ में, ओके यस। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कैसे करना है सर, क्या लिखा है, एट 527 डिग्री सेल्सियस द एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस, द वैल्यू ऑफ आर्हेनियस फैक्टर इज, द वैल्यू ऑफ आर्हेनियस फैक्टर ए इज दिस, द रेट कांस्टेंट इज। तो आपको पता है ना k बराबर क्या होता है, a e टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है सर। या तो ऐसे करके और इसकी एक लॉग की इक्वेशन बना लो, तो वो लॉग की इक्वेशन क्या बनती है, याद होगा आपको, लॉग k बराबर ये बनता था माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी प्लस लॉग ए, क्लियर है। अभी देखो आपको रेट कांस्टेंट निकालना है k, तो लॉग k, पहले आप लॉग k के रिस्पेक्ट में क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे, और एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है, किलो जूल में दिया है, ध्यान से देख रखना, तो ये आ जाएगा माइनस 57.54.7 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.303, आर की वैल्यू रख दोगे 8.314 इंटू टी की वैल्यू। अब टी की वैल्यू याद रखना, टी की वैल्यू में भी गड़बड़ मत करना, ये 527 और 273 ऐड करके केल्विन में रखना, तो ये कितना आएगा, 0 और 9 और एक 10, 0 2 7 और एक 8, 800 आ रहा है ये। तो यहाँ पे कितना रखोगे बेटा, 800 केल्विन रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लस लॉग ए का वैल्यू दिया है ना 4 इंटू 10 की पावर 10, ये भी ब्रैकेट में है, ये लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये सारी वैल्यू आप सॉल्व करना, ये जो भी वैल्यू आएगी उसका फाइनली एंटी लॉग लेना। तो जब एंटी लॉग लोगे ना तो इसका आंसर लगभग लगभग इसके आसपास आना चाहिए, है ना, एक बार चेक कर लेंगे आप उसे। नाउ अ रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 मिनट, हाफ लाइफ दिया है 1 मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले देखो रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम दिया है, तो यहाँ से k कैलकुलेट कर लो, k बराबर 0.693 बाई टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से k निकल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप t इज इक्वल टू आपको 2.303 डिवाइड बाय k लॉग 99.99% वो कंप्लीट हो गई है, तो 100 और 100 में से कितना कंप्लीट हुआ, 99.9%। इसको आप k की वैल्यू यहाँ रख दो, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप k की वैल्यू चाहो तो ऐसे रख दो 0.693, या फिर इसको आप ऐसे भी रख सकते थे 2.303 log 2, ऐसा भी रख सकते थे, तो यहाँ पे वो वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.303 log 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सारी वैल्यू अगर आप रख के सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट के आसपास आ जानी चाहिए। अब देखो आगे, स्लोप ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, स्लोप निकालना है, तो आपको पता है देखो ln k वर्सेस ये वाली इक्वेशन आपको अभी तो बताई थी, ln k वर्सेस माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln a होता है, यही तो आपका स्लोप है। तो माइनस ई ए बाय आर इज इक्वल टू हो गया स्लोप का वैल्यू
5 इंटू 10 की पावर 3, ये स्लोप है। तो आपको क्या करना है, इस आर को इधर ले आओ और माइनस से माइनस काट दो। तो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 8.314, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यह लगभग 41.1 किलो जूल आना चाहिए। तो आंसर आपका इसके आसपास 41.5 के आसपास आना चाहिए, राइट। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ दिया गया है और पूछा गया है देखो कि y के रिस्पेक्ट में ऐसा क्या रख दें और x के रिस्पेक्ट में ऐसा क्या रख दें कि वो पहले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो करे और बाद में फर्स्ट ऑर्डर। देखो यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाई दे। तो आपको याद होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये ग्राफ ऐसा कब आता है, फ्लैट लाइन, जब रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, क्योंकि रेट कांस्टेंट होती है कंसंट्रेशन से एक। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ग्राफ कब आता है, जब आप यहाँ पे टी हाफ ले लेते हैं, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपका क्या आना चाहिए, जीरो ऑर्डर के लिए वाई रेट आनी चाहिए और एक्स पे ए आना चाहिए कंसंट्रेशन। तो ये तो सही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वाई रेट और एक्स के लिए टी हाफ आना चाहिए, ऐसा रख सकते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ नहीं, इधर देखो, यहाँ पे देखो, वाई के लिए रेट और एक्स के लिए कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वाई पे टी हाफ और ये वाई पे टी हाफ और ये आना चाहिए। तो ये आना चाहिए आंसर बी आंसर होना चाहिए इसका। चलो देखो अगला, यहां पे बेटा एक रेट लॉ दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, उसको इनिशियल कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया और बी के कंसंट्रेशन को हमने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे 3 गुना करोगे तो 3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 टाइम हो जाएगी रेट, मतलब ये 9 के फैक्टर से बढ़ जाएगी, सीधी बात है। यहाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक रिएक्शन देखिए यहाँ पे ट्वाइस H2 + I2 एक रिएक्शन दी है। अब ये देखो ये कंसंट्रेशन है HI का। अब देखो ये कंसंट्रेशन यहाँ से डबल किया तो रेट कितने गुना बढ़ गई, देखो ज़रा ध्यान से, रेट 4 गुना बढ़ गई है। फिर से देखो यहाँ से इस रिएक्टेंट को डबल किया, फिर से देखो ये रेट 4 गुना बढ़ गई। अगर कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट 4 गुना बढ़ जाए तो मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी इसके रिस्पेक्ट में। फिर ये देखो किसके बीच में, ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ नेगेटिव स्लोप होता है, तो ये आंसर आना चाहिए डी, नेगेटिव स्लोप वाला एक ही ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे। फिर ये देखो द रेट कांस्टेंट फॉर द रेट कांस्टेंट दिया है, ये रहा रेट कांस्टेंट का वैल्यू। इफ द रेट क्या दी हुई है, एसी दी हुई है। देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट है सेकंड इनवर्स, इससे पता चल रहा है कि रेट इज इक्वल टू k N2O5 की पावर 1 है। अब रेट की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर, नहीं रेट की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 की पावर -5 और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर है। तो आप बताओ कंसंट्रेशन कितना आएगा, N2O5 का कंसंट्रेशन कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 2.4 डिवाइड बाय 3 कर दो तो 0.8 के आसपास आ रहा है ये आंसर। नेक्स्ट, किसका ऑर्डर 0.5 है, तो सबका जो ऑर्डर का सम है वो कर दो। तो ये देखो 1113 हो गया, 0.5 0.5 0.5 1.5 हो गया, 1.5 और -1 0.5, तो यही आंसर है, सी आंसर है इसका। ये तो इजी क्वेश्चन आ गए तो बहुत, है ना। रिएक्शन इन्वॉल्विंग, अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे सिंपल रिएक्शन में, तो वो कभी भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं हो सकते ना, वो तो बाइमॉलिक्यूलर हो जाएंगे। फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे पता करेंगे, वो इक्वेशन log K2/K1 वाली, जिसमें 2 डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। तो कैसे करेंगे, एलिवेटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड, नहीं एलिवेटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे करेंगे, ठीक है सर। फिर 87 में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, इनिशियल कंसंट्रेशन से डिपेंड नहीं करती है वो, इजी क्वेश्चन है भाई। फिर क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स होती है रेट कांस्टेंट की यूनिट, और जीरो ऑर्डर के लिए रेट के बराबर होती है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मतलब ये आना चाहिए आंसर, दैट इज द आंसर ए। फिर देखो अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा सही है किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। तो ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, यहां लिख रहा है ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि फ्रैक्शनल हो सकता है।
फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिएक्शन दिया हुआ है गिवन बाय द रेट, इक्वेशन ऐसा ऐसा दिया है, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखो रेट कांस्टेंट सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पर और एक कैटलिस्ट पर, दो ही चीजों पे तो डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर तो है ही, इंक्रीज बाय द टेम्परेचर। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, और ऑल ऑफ द अबव तो आंसर नहीं आएगा। आई होप आपको मजा आया होगा, सारे क्वेश्चन बने होंगे। फिर भी ना समझ में आए तो हमारी पूरी फिनिक्स की टीम हमेशा डाउट्स लेने के लिए तैयार रहती है। आप कभी भी आ सकते हैं समझने के लिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और डिटेल में समझना है सर इससे, तो आप आ सकते हैं केमिस्ट्री टीम के पास। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, फिर मिलेंगे दोबारा।